सरकारी स्कूल जैसे पहले हुआ करते थे, हम लोग भी जो है नगर निगम के स्कूल से पढ़ कर के कक्षा 5 पास करके आए हैं और आज ऐसे स्कूलों का पतन हो गया है। प्राइमरी स्कूल की जो आप बंद करने की योजना चला रहे थे योगी सरकार, बहुत अच्छी योजना थी। एक एक स्कूल में 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए महीने खर्चा है और पढ़ने वाले बच्चे 10, 5, 3, 8, 40। छांगुर जैसे लोग जो उत्पन्न हुए हैं, क्या भाजपा सरकार में उत्पन्न हुए हैं? जब ये उत्पन्न हो रहे थे उसी समय इनका पांव कुचल देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका सीधा फैसला रहता है नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड जीत के साथ 2027 में जब वो शपथ ग्रहण कर रहे होंगे ना, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तो विपक्ष के समझ लीजिए जितने भी लोग हैं ना, नीचे से तब ऊपर तक कांप जाएंगे। योगी जी आप 2 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो आपने रह ही लिया है, बाकी तिबारा आपको देश की जनता एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की ठेकेदारी कर रही है, इसको अपना बंद कीजिए। यादव सब जा रहा है बीजेपी में, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों ही लड़े कर रहे चुनाव बीजेपी से, आशीष यादव एमएलसी हैं, माननीय श्रीमती अर्पणा जी भी भाजपा में हैं, तो यादव सब जा रहे हैं भाजपा में। मतलब नेपोटिज्म हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसमें कौन सा कहने वाली बात है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में महापरिवर्तन देखने को मिलेगा, जनता त्रस्त है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि राम राज्य स्थापित हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सुशासन कायम है। वहीं राहुल गांधी की तरफ से संविधान की बात की जाती है। लेकिन इस बार का चुनाव, 27 के जो चुनाव होंगे, उसमें क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे, जनता जो इस बार मतदान करेगी उनके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय दीप श्रीवास्तव। मेरा सवाल आपसे सीधा और क्लियर कट है कि इस बार आप जब ईवीएम दबाएंगे, वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे आपके होंगे? आप देखिए, ईवीएम का वोटिंग का जो मामला है इस समय जो चल रहा है, इस समय तो वोट ज़्यादातर जनता हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रही है। विकास का पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे मान लिया, अभी अखिलेश यादव जी का नाम आपने ले लिया, तो उन्होंने विकास किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन अखिलेश जी ने जो सनातन धर्म की जो जातियाँ बनी हैं, 4-5 प्रमुख जातियाँ हैं, उसके बाद में और जातियाँ हैं, इनमें जो उन्होंने तोड़ मरोड़ के जो है विवाद कराने का प्रयास इन्होंने किया, बहुत गलत काम है और इससे अखिलेश जी को काफ़ी नुकसान लगेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ मित्र हैं, जब मैं देहात क्षेत्र में निकलता हूं तो मैं देखता हूं सब लोग पता नहीं क्यों योगी जी से कुछ नाराज़ थे, खासकर ब्राह्मण समाज योगी जी से काफ़ी नाराज़ थे। वो लोग कह रहे थे यार अब की नहीं होगा तो हम लोग सपा को वोट देंगे। और डिबेट में कई बार मैंने बोला भी, कई लोगों ने बोला भी कि हम ब्राह्मण चाहे मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे भाजपा के साथ। झूठ बोल रहे हो। देखिए, ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मण एक ऐसी जात है कि उनको गरिया दो गारी और उसके बाद पहुँच के यार मुझे माफ़ कर दो। तो ब्राह्मण एक ऐसी जात है कि सबको माफ़ कर देती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बड़े नेता हैं, इनको अपने सलाहकारों से पूछकर, उसके बाद जो सलाहकार लोग बताते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सलाहकार ही बताते हैं कि आपको बोलना क्या। नेता अपने मन से कुछ नहीं बोलता, बड़ा नेता कुछ नहीं बोलता है, तो हमारे जैसे छोटे लोग बोल देते हैं, लेकिन बड़ा नेता के लिखित मिलता है कि आपको क्या क्या बोलना है। मैं उनके सलाहकार को बताना चाहता हूं कि सलाहकार ने जो आपने दलित बनाम जो है क्या कहते हैं वो सवर्ण कराया, क्षत्रिय, आप क्षत्रिय को टिकट नहीं देंगे क्या? जब चुनाव आएगा क्षत्रिय को सबसे ज़्यादा टिकट क्षत्रिय को मिलेगा। उसके बाद में यादव बनाम आपने जो है ब्राह्मण करा दिया, फिर ब्राह्मणों को आप टिकट दे देंगे। तो ब्राह्मणों को हटा दीजिए, क्षत्रिय को हटा दीजिए। माता प्रसाद पांडे जी को आपने क्यों बना के बिठा के रखा है? आपको दलित प्रेम है? आप बड़े नेता हैं, आपको इन सब चीज़ों पे मंथन करके, क्योंकि ये एक प्रदेश में आपका चुनाव गठन नहीं करते हैं, आपका भारत में कई राज्यों में आपकी पार्टी काम कर रही है, तो सभी जातियों सभी धर्म को लेकर के आपको चलना है। देखिए, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, दलित भी हमारे भाई हैं, पिछड़े भी हमारे भाई हैं, और ख़ासकर हम तो सवर्ण ही हैं। अभी बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी आपके पार्टी में बहुत कायस्थ नेता हैं, बहुत कायस्थ नेता आपने बना के रखा, कोई ऐसा दमदार नेता हो हमारे जैसा, आप बताइए
मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन अभी बस्ती में जब एक कायस्थ परिवार की 17 साल की लड़की की हत्या हुई तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ। अभी गोंडा यहाँ लखनऊ में एक लेखपाल की हत्या करने का प्रोग्राम बनाया गया था। 4-5 मुस्लिम मिल करके उसको गला डबोट के मारने का प्रयास और तालाब में डुबो के मारने का प्रयास किया गया। अभी तक मुकदमा लिखा गया लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कहाँ का न्याय है? इन सब चीज़ों पे जो घटनाएं हो रही हैं तो उस पे आपको भी और आपके पार्टी के नेता जिनको आपने बना करके रखा है ना बोल पाए, ठीक है ना बोल पाए, लेकिन अपने समाज के लोग जब आप टिकट देते हैं तो जानते हो कैसे टिकट देते हैं? समाज को देख करके कि कायस्थ समाज कहाँ ज़्यादा है। समाज में ये ना कहा जाए कि कायस्थ को उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो वो कायस्थ समाज के जो नेता आपके वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए? उनका कितना वोट बैंक समाज में है जिनको आपने नेता बना कर रखा है? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा उठाया है जाति विभाजन करके, एक तरीके डिस्क्रिमिनेशन का। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? संजय कुमार कश्यप नाम है। मेरा सवाल सीधा क्लियर कट आपसे यही है कि जिस बार आप जो वोट देंगे, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे आपके दिमाग में जिस पर आप वोट देंगे? पहला मुद्दा तो हमारा है चिकित्सा। इसमें जो है स्वास्थ्य संबंधित इस समय बहुत ही ख़राब है। अगर कहीं भी मेडिकल कॉलेज चले जाइए, बेड की बहुत सी तमाम जो है लोगों को बेड नहीं मिलता है। अभी एक घटना खाला बाज़ार की हुई थी, उसमें देखिए रात में बहुत परेशानियां हुई। बेड कर लिया हम लोग को अपने स्तर से कराना पड़ जाता है। दूसरी समस्या चिकित्सा की, शिक्षा की। जो शिक्षा है आज देख लिए, पहले एक किताब से दो छोटे बच्चे पढ़ लेते थे। जो 7, 6 की 8 की किताबें होती थी, अगर वो 9th में चला गया तो 8 का बच्चा वो दूसरी किताब ले लेता था। आज क्या है, 8 और 9 की किताबें अलग हो गई हैं, जो वो ले ही नहीं पाता है। अब वो इतनी महंगाई है, वो अपना 10,000 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें वो घर चलाए कि वो किताब पढ़ाए कि ट्यूशन फीस दे कि अपना घर का किराया दे, कैसे चलेगा? ये सबसे अहम मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा होगा हमारा जो है सड़क का। आप यहाँ से, मैं हुसैनाबाद में रहता हूँ, आप कभी भी घंटाघर के बगल से चले जाइए तो आप जो है बगैर पेट में दर्द हुए आप आ नहीं सकते, इतनी रोडें ख़राब हैं। ये 3 मुद्दे हमारे होंगे, इसी पे वोट दिया जाएगा। विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो तस्वीरें कुछ और सामने आती हैं। क्या जो दावे वादे किए गए, क्या वो फलीभूत हुए ग्राउंड जीरो पर? नहीं, दावे देखिए ऊपर से जो होते हैं वो तो पूरे होते हैं दावे, क्योंकि वो पेपर में करना है। अगर हकीकत देखा जाए तो आप कहीं रोड पर निकल के देखिए। मैं मीडिया बिंदु से भी यही कहूँगा कि आप गलियों में जाके देखिए क्या हालात हैं। रोड पे आपके जो है जिधर से माननीय मुख्यमंत्री जी आना हो, उप मुख्यमंत्री जी जाना हो, कोई भी बड़ा नेता जाना हो तो रोड तैयार कर दी जाती है, रात ही रात तैयार हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर रोड पे देखा जाए हकीकत गलियों की तो बहुत ख़राब है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रमुख मुद्दा बताया। दादा क्या नाम है आपका? मेरा हनुमान प्रसाद गौतम नाम है। क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर इस बार आप मतदान करेंगे? देखिए, समस्त भाइयों ने भी जो है अभी जो बातें कहीं राजनीति से हट करके अगर हम बोलें तो हकीकत में जो है शिक्षा का जो स्तर है बहुत डाउन है। सरकारी स्कूल जैसे पहले हुआ करते थे, हम लोग भी जो है नगर निगम के स्कूल से पढ़ करके कक्षा 5 पास करके आए हैं और आज ऐसे स्कूलों का पतन हो गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, पैसे वाले जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ पाते हैं और जो गरीब हैं वो आज शिक्षा से वंचित हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग पर्चे बनवाने में ही उनका टाइम बीत जाता, तब तक मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब उठ गए और चिकित्सा से वंचित रह गए। मालूम हुआ कि 2 दिन के बाद आइएगा। जहाँ पे आज भी अगर हम देखें तो हर डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं और वैकेंसियाँ नहीं निकाली जा रही हैं। वहाँ पे जो है अगर कोई अधिकारी है तो उनके ही परिवार के लोग वहाँ पे लगा दिए जाते हैं और आम जनता उससे वंचित रह जाती है। और जब शिक्षित वर्ग ही शिक्षा के क्षेत्र में आएगा, गरीब के बच्चे मान लिया हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, तो वो कहाँ नौकरी में आ पाएंगे? वो तो उसके तो नसीब में भाई खुंचा बचा हुआ है, ठेला बचा हुआ, वो ठेला लगाएगा या खुंचा चलाएगा, नौकरी में कहाँ से आएगा? इसलिए बेरोजगारी चरम पर है। और हम चाहते हैं कि जो है सरकार का ध्यान विशेषकर बेरोजगारी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, जिससे जो है त्राही त्राही मची हुई है। धरातल पे आके देखिए कि क्या बीत रहा है इस समय। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि
इस बार जो है हम 27 में सत्ताधीश होंगे। बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको मैं दे रहा हूँ। जनता का फ़ायदा है इसमें, जनता का विशेष फ़ायदा है, इसलिए मैं आपको मुद्दा बता दे रहा हूँ। जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस है, क्लास 9th के बच्चे की फ़ीस 12,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ। 12,000 रुपये फीस है। अगर आप 98% जनता, शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन, 98% जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं, बेरोजगारी और इससे पीड़ित नहीं है ज़्यादा लोग। जिसको काम करना वो काम कर रहा है। देखिए चाय की दुकान चल रही है, ये पैसा कमा रहे हैं। मोची लोग अपना काम कर रहे हैं, रिक्शा वाले रिक्शा अपना चला रहे हैं, जो लाखैरा हैं वही खाली घूम रहे हैं। तो रोज़गार की बात। लेकिन अगर शिक्षा पे विशेष काम किया जाए और वोट बैंक आपको बढ़ाना है, अगर आपको ज़बरदस्त सत्ताधीश बन के आना है 27 में, तो मेरी एक छोटी सी सुझाव खाली है, फीसों का 1/3 कर दीजिए आप। 12,000 की फीस बताइए, 4,000 रुपये महीने फीस पड़ेगी और गरीब अमीर सभी के बच्चे जाकर के पढ़ लेंगे। अगर 12,000 का फीस अगर 3,000 और 4,000 हो जाएगा तो सभी गरीब और अमीर, दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जात, सामान्य वर्ग, सभी जातियों को विशेष लाभ मिलेगा। अगर इस पे आप काम कर लेते हैं तो 27 के सत्ताधीश आप होकर बैठ जाएंगे। जनता आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मेरा अपना विचार है, एक कायस्थ समाज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने मुद्दा उठाया है काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले आते हैं जहाँ पर प्राइवेट स्कूल की अगर फीस अभिभावक नहीं जमा कर पाते हैं तो बच्चे को बैठा दिया जाता है, एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है। ये मुद्दा वाकई में एक अहम मुद्दा है, क्या कहें? नहीं, आपको जानकारी शायद अभी नहीं है, उस पर बैठा दिया जाता है वो तो अलग है। जैसे बैंकों में अगर आपने पैसा नहीं जमा किया तो 550 की बैंक की पेनाल्टी है, वैसे स्कूल की पेनाल्टी 10% और 15% 20% है। अगर 8,000 रुपये फीस है तो 800 पेनाल्टी और 1,200 फीस है तो 1,200 पेनाल्टी। क्या करेंगे इतना पैसा लेकर स्कूल वाले? खाली इन्हीं को राज करना है क्या? और हमारी ये सरकार सोई हुई है, क्यों नहीं देख रही है? एक आदमी अगर बहुत अच्छा तनख्वाह पा रहा है 30,000, मैं 12,000 बता रहे थे लेकिन 12,000 मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं 30,000 की बात कर रहा हूँ। और किसी तरह उसने 2 बच्चा पैदा कर लिया और उसका बच्चा 12 में पहुँच गया, 9th में पहुँच गया। तो 9th में पहुँच गया तो 12 दूनी 24,000 वो निकल गया। खाएगा क्या? सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। या तो फिर जाए वही प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल की जो आप बंद करने की योजना चला रहे थे योगी सरकार, बहुत अच्छी योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी। अगर स्कूल बंद कर दिया था बहुत अच्छा होता। एक स्कूल में 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए महीने खर्चा है और पढ़ने वाले बच्चे 10, 5, 3, 8, 40। अभी मैंने कहीं न्यूज़ में देखा है, एक किसी इंटर कॉलेज में कितने में 700 टीचर हैं। वो हमारे साथ गोंडा का प्रकरण है, कहाँ का 700 टीचर अपॉइंटमेंट। बताइए सरकार कहाँ सोई हुई है? आप देख रहे हैं सरकार कोई भी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, छांगुर जैसे लोग जो उत्पन्न हुए हैं, क्या भाजपा सरकार में उत्पन्न हुए हैं? सपा सरकार में उत्पन्न हुए हैं? बसपा सरकार में उत्पन्न हुए? कब उत्पन्न हुए? जब ये उत्पन्न हो रहे थे उसी समय इनका पांव कुचल देना चाहिए। लेकिन अधिकारियों को क्या है, वहाँ के अधिकारी को सस्पेंड भी हुए हैं। उन अधिकारियों, जिस जमाने में गलती हो, कोई भी जमीन अतिक्रमण हो रहा है, जैसे भाई साहब अभी गोलू भाई की चाय की दुकान चल रही है, ठेला है हट जाएगा, ये पक्का बनाने लगे तब अधिकारी सो जाता है क्या? और बना करके लाखों की पूंजी, करोड़ों की पूंजी इन्होंने उसमें लगा दी, जब तब सरकार की नींद खुलती है क्या कि ये तो अतिक्रमण है? उस समय का जो इस समय का अधिकारी था, यहाँ का नगर निगम का अधिकारी था, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तब ये सरकार में जब इस तरह कार्रवाइयाँ होंगी तब जनता को राहत मिलेगा। और नहीं, जनता ऐसे कमा के सरकारी ज़मीन पाएगी, हर कोई कब्जा करेगा भाई। जब कोई बोलने वाला नहीं है तो हर कोई कब्जा करेगा, तो पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। मेरा कहना खाली इतने है कि सरकार को इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और जहाँ भी गलतियाँ हो रही है इस पर लगाम लगाना चाहिए। नहीं, छांगुर जैसे लोग उत्पन्न होते रहेंगे।
अभी मऊ में भी एक है, छांगुर जैसा एक मऊ में भी चल रहा है। वो मऊ वाले कुछ लोग आते हैं, बताते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कब होगी? जब हजारों नहीं, जब लाखों हिंदू धर्म की बेटियों का धर्मांतरण जब हो जाएगा, तब उस पर कार्रवाई होगी, जैसे कि बलरामपुर में हुआ है। तो कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और धर्मांतरण भी जनता के लिए अहम मुद्दा है। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गोलू टी पॉइंट के मैनेजिंग डायरेक्टर गोलू जी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, इस बार 27 का जो चुनाव है वो एक तरफा जा रहा है। जनता ने पूरी तरीके से मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा चुनाव जाएगा। विपक्ष की तैयारी बिल्कुल समझ लीजिए फेल है। उनकी तैयारी 2 बार से हम लोग ने देख चुके हैं और जनता भी पूरी तरीके से देख रही है कि किसकी सरकार में हम लोग के लिए अच्छे काम होते थे और किसकी सरकार में हमारे लिए काम बुरे हो रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ है बिल्डोजर, जो तत्काल गलत चीज़ के लिए तुरंत बिल्डोजर पहुंचता है और जनता को न्याय मिलता है। पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा, उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो चुका है। अब रात में कोई भी महिला जाती है, सुरक्षित जाती है, आराम से अकेले जाती है। पहले क्या था कि 7 बजे के बाद आप कहीं जा नहीं सकते थे। ये दहशत थी लड़कियों के अंदर, कोई घर से निकलता ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम थोड़ी दूर पे जाएंगे तो कोई ना कोई हमको छेड़ेगा, कोई ना कोई आके हमारे साथ जो है उल्टी सीधी हरकतें करेगा, कोई हमारा पर्स छीन ले जाएगा, कोई हमारे गले का जो है चैन छीन ले जाएगा। तो ये सब जो दहशतें थी ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक चौराहे पे हम गलती करेंगे, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे पुलिस की वर्दी में। और ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका सीधा फैसला रहता है नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके मन बना चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड जीत के साथ 2027 में जब वो शपथ ग्रहण कर रहे होंगे ना, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तो विपक्ष के समझ लीजिए जितने भी लोग हैं ना, नीचे से सब ऊपर तक काँप जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो 27 का जो चुनाव अगर जीत गए योगी जी, तो ये 5 साल के अंदर सबकी खटिया खड़ी कर देंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से जनता भी जान रही है और विपक्ष भी जान रहा है। और योगी जी को भैया पूरे लोग लाने के चक्कर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है और इस तरीके से गुंडे माफिया को उत्तर प्रदेश में बढ़ने नहीं देना है, ना पलने देना है। और इस तरीके के लोग अगर जरा सी भी गलतियाँ करेंगे तो राम राम सत्य है। अच्छा गोलू भाई, एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका ये टी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है जी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रह के योगदान दे रहे हैं। क्या कोई अधिकारी यहाँ आपको आके परेशान करता है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई घूसखोर नहीं आता है। ये सब उत्तर प्रदेश में मुक्त हो चुका है। एक समय होता था पहले जब वसूली भी चलती थी, लोगों को परेशान किया जाता था, पैसे भी देते थे गरीब, लेकिन वो लगा नहीं पाते थे। अब किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि एक रेहड़ी पट्टी वाले को आके परेशान करें, और जो परेशान करेगा हमारे उसके लिए योगी जी बैठे हुए लट लेके। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे नहीं बोले, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे भी नहीं बोले आप, इस पे क्या आपका वर्जन है? देखिए, जो शिक्षा की बात करी जाए, रोजगार की बात करी जाए, और आपने कहा स्वास्थ्य की बात करी जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की चल रही है। देखिए, जो बीच बीच में मुद्दे आते हैं वो मुद्दा हाईलाइट करा जाता है। देखिए, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, हम लोग चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले को जो मंजूर है वो वही होगा। तो ये सब जो मुद्दे आते हैं बीच में, ये सब सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे मुद्दे आते हैं कि ये सरकार के काम में बिल्कुल जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ज़मीनी स्तर से अगर जो देखेगा, ज़मीनी स्तर से, मेरे एक भी फ्रेंड थे, कल ही की बात मैं बताऊं, कोई सोर्स नहीं लगाया, कोई सिफारिश नहीं लगाई, सिविल हॉस्पिटल में गए, उनको दिखवाना था, उनको जो है बीपी शुगर की दिक्कत थी, वो वहाँ पे गए, दोनों लोग वहाँ पे पर्चा बनवाया है, आराम से लाइन में लगे, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर उनका जो है सब पूरे ट्रीटमेंट हो गया है, सब जांचें हो गई हैं, उसके बाद दवा वगैरह सब मिल गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले क्या होता था कि दवा भी जो है बाहर से लोग लिख देते थे कि ये बाहर मिलेगी, अंदर है लेकिन वो जो है लिख देते थे बाहर जाइए बाहर ले लीजिएगा। अब क्या है, वही दवा ब्लैक करते थे ये सब। अब क्या है, जो दवा लिखेंगे सब दवा आपको अंदर ही मिलेगी। वो अलग बात है कि अगर भाई 15-20 दवा लिखी गई, एक आध दवा हो सकती है मिस, लेकिन ज़्यादातर दवा सब अंदर मिलती है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था नंबर 1 पे माननीय ब्रजेश पाठक जी
आए दिन कहीं ना कहीं देखते ही हैं आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जाके वो खुद ही जाके देखते हैं कि क्या स्थिति चल रही है हॉस्पिटलों की। मौके पे वो पहुंचते भी हैं, हर एक चीज़ का वहाँ पे जो है जांच लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जनता को कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, और जनता से भी जांच के मिलते हैं, उनसे भी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी के साथ में बस चल रहे उन्हीं से बात कर रहे हैं, जनता से स्वयं वो जाके पूछते हैं कि माता जी कोई आपको समस्या तो नहीं है, या आपको कोई किसी चीज़ का यहाँ पे कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई आपसे पैसे लेके घूस लेके तो आपको नहीं एडमिट कर रहा है, इलाज करवा रहा है। तो जनता से हर चीज़ की राय मशवरा करके वो आगे उस चीज़ के लिए कार्रवाई करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो पुलिस प्रशासन है वो भी बिल्कुल नंबर 1 की है, जनता के हित में तुरंत खड़ी रहती है। रात बरात कभी भी कोई समस्या होती है जनता के पास जाके उसका जो है तुरंत कोई भी सोल्यूशन होता है तुरंत उसका निकाला जाता है। जनता को अब कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, बस सिर्फ एक ही चीज़ की विपक्ष को टेंशन है कि योगी हटाओ कैसे हटाओ। वो इस चक्कर में पड़ गए हैं कि विरोध करते करते वो इतना गिर चुके हैं कि अपने पूरे भारत का विरोध कर रहे हैं। और विपक्ष के लोगों के लिए मैं एक ही लाइन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। तो इन लोग का सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी योगी और केंद्र में मोदी मोदी, ये चलता रहेगा। और विपक्ष को मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं से हिलने वाली नहीं है। खोटा गाड़ के बैठ गए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र पूरी तरीके से करके भारतीय जनता पार्टी मानेगी। कि इस बार का जो मतदान करोगे किन मुद्दों पे करोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सब काम जो है हो रहे हैं। और देश की और प्रदेश की जनता की ये भी मांग है कि योगी जी आप 2 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो आपने रह ही लिया है, बाकी तिबारा आपको देश की जनता एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो अब योगी जी को मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है। और हम भी ऊपर से मोदी जी का क्या होगा फिर? अरे मोदी जी के 75 साल पूरे हो गए, मोदी जी की कौन सी बात है भाई? मोदी जी रहेंगे, अभी तुम काहे परेशान हो? अभी योगी जी योगी को आएंगे, रहना सबसे पहले जरूरी है। परेशान यही होंगे। योगी जी जब आएंगे योगी जी की तो राज्य सबसे में कोई परेशान परेशानी यही नहीं है, तो होंगे। गलत फहमी है। आराम से योगी जी की राज्य में यहाँ कोई परेशानी नहीं है, परेशान जौन है तो सुखी कबहू नहीं रह सकते। रह गया कहने का मतलब योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे हम भी मांग कर रहे हैं। वो ठीक है। मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर आप मतदान करेंगे? कानून व्यवस्था, बिजली पानी, सड़क, आवास, सही लोगों को नौकरियां मिली, सही लोगों को न्याय मिल रहा है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि मुसलमान भाइयों, हम भी मुसलमान हैं, कि एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान। तो ख़ास तौर के मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। कहने का मतलब रहा है समाजवादी कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की ठेकेदारी कर रही है, इसको अपना बंद कीजिए। यादव सब जा रहा है बीजेपी में, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनों ही लड़े कर रहे थे चुनाव बीजेपी से, आशीष यादव एमएलसी हैं, माननीय श्रीमती अर्पणा जी भी भाजपा में हैं, तो यादव सब जा रहे हैं भाजपा में। मतलब नेपोटिज्म हो रहा है। तो हो ही रहा है, उसमें कौन सा कहने वाली बात है। और रह गया है वो यादव सब जा रहा है बीजेपी में। मुसलमानों को तो हम मुसलमानों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते कि छोटा हो घर या बड़ा घर हो, किराए का घर ना हो, निजी घर हो, अब कोई अपना भी मुखिया तुम तय करो। हम तो सारे मुसलमानों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि सब लोग, आप लोग 20% असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दो। और आजम खान से भी यही कहेंगे कि इधर उधर न भटको, सीधे जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दो। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो, उसी आधार पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और मौलवी मौलानों के कहने में ना हो। मतलब दादा का कहने का मतलब है जितने भी मुस्लिम युवा हैं उन्हें अच्छी तालीम दी जाए। मैं अच्छी सही हूँ? तालीम दी जाए, यही हमारा कहने का मतलब। और हम लोग ऊपर वाले से मेहरबानी करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आप 2 बार जो है मुख्यमंत्री रह ली हो, अब आपको देश की जनता जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम लोगों की यही दुआएं, यही मांग है। बाकी मोदी जी फिर क्या मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं? अब ये देखिए, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई घर की पार्टी नहीं है, राष्ट्र की पार्टी है। उसमें पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी जो तय करती होती है। बाकी एक बार देश की जनता मानी योगी आदित्यनाथ जी को आपके मुद्दे वाजिब है। हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सलमान हाशमी नाम है। सलमान भाई, दादा ने जैसे बताया कि एक हाथ में लैपटॉप और
एक हाथ में कुरान। मेरा सवाल आपसे फिर वही है जो मैंने सबसे पूछा, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके मस्तिष्क में, आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे जो सीधा आपसे जुड़ाव रखते हैं और किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? जैसे कि आपने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। मैंने नहीं कहा, एक दादा ने कहा, वही मतलब आपने दर्शाया उसको दोहराया। तो मेरा कहना है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में संविधान, ये होना चाहिए। देखिए सरकार किसी की भी आए वो संविधान से ही चलती है। जिस तरीके से आप बीजेपी की भी सरकार है, इससे पहले भी सरकारें रहीं, सपा भी रही, बसपा भी रही, बहुत सी सरकारें आई गई, कांग्रेस भी रही एक बार। तो संविधान के दायरे में ही रह के सरकार को चलना चाहिए। जिस हिसाब से अभी देखिए योगी जी बाबा जी की सरकार है, पूरे संविधान के दायरे में रह के चल रही है। जो भी आप देखेंगे ऑर्डिनेंस पास होते हैं, जो भी बिल पास होते हैं, सब संविधान के दायरे में पास होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बाहर आके कह दें कि ये जो है आज से ये हो गया, तो वो ऐसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है, कोई सभाएं होती हैं, उसमें पारित होता है जाके, तब वो आता है। अब जो राह चलते लोग हैं उनको नहीं मालूम है ये सब चीज़ें, वो कहते हैं बस वो अपने मन की किए जा रहे हैं। अब जैसे भाई ने कहा था, भाई अभी कहाँ चले गए, वो ये कह रहे थे कि अभी लेखपाल को मारने की कोशिश की गई थी कुछ मुस्लिम लोगों ने, वो गलत किया था उन लोगों ने, उसके लिए मैं भी उनको सही मानता हूँ। पर जो चीज़ उन्होंने अभी तक उनको पे FIR नहीं हुई, ये नहीं हुए, खात अभी शायद उनको नॉलेज ना हो, परसों ही वो जेल भेज दिए गए हैं मड़ियाँव थाने से। आप देखेंगे मेरे पास वीडियो भी है, FIR दर्ज हुई, कार्रवाई हुई, जेल भेज दिए गए। अब उनको ये चीज़ नहीं मालूम। देखिए कानून व्यवस्था सब सही चल रही है, बढ़िया से चल रही है। अब उस कानून व्यवस्था के अगर आड़े कोई आएगा तो फिर उसको तो भैया हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और भैया ने जिस हिसाब से बताया कि जो है वो तौकीर जो मौलाना हैं उन्होंने जो है किया, मैं भी उस समाज से आता हूं, पर मैं भी ये कहता हूं उन्होंने गलत किया। क्यों गलत किया? हम लोग के देखिए प्रॉफिट मोहम्मद हम लोग के लिए, उनके आप उस समाज से आते हैं, मैं इस पे नहीं, मैं आप एक उत्तर प्रदेश के वासी हैं और भारतीय हैं, मैं उस हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। जी, मैं उसी को ही मतलब दर्शाना चाहता हूं कि किस हिसाब से उन्होंने भी, अब मैंने कहा कि गलत किया। अब यहाँ पे लोग खड़े होंगे वो सोचेंगे शायद मैं चाटुकारिता कर रहा हूँ बीजेपी की, इसलिए कह रहा हूँ उनको गलत किया। नहीं, उन्होंने गलत यूँ किया। अब जैसे आपके श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, मतलब वो सर्वोच्च हैं। आप नहीं चाहेंगे कि उनके मूर्ति है उनकी वो पैरों से रौंदी जाए, या उनका नाम लिखा है कहीं पे पैरों से रौंदा जाए, वो सब तो मतलब सर पे सजाने के लायक होते हैं। अब जिस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दे दिया, तख्तियाँ दे दी, ये दे दिया, बाद में जैसे थोड़ा सा वो मतलब स्थगित होने लगा प्रशासन, तो उस हिसाब से देखिए कि जो है लोग भागे वहाँ से। प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। अब देखिए जब वो लोग भागे तो वो जो लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब देखिए पैरों से रौंदा गया। तो हम लोगों में कहा जाता है वो चीज़ बेदबी हुई उसकी। तो ये सब चीज़ों को यहाँ तक को रखना चाहिए था। पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेने से पहले दुआ भी पढ़ी जाती है, ऐसा भी कुछ प्रावधान है? जी, दुरूद भेजा जाता है हम लोगों में। कि एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि अगर मेरे सामने जिसका नाम मेरा नाम है, किसी के भी सामने, मोमिन के सामने, अगर वो मुझ पर दुरूद न भेजे तो वो मलाउन है, लानत है मेरी। तो देख लिए कि ऐसे मतलब प्रॉफिट मोहम्मद हैं कि जिनके उससे कायनात चल रही है, तो उनको उन्होंने रोड पे ला के तख्तियाँ ला के बेहुरमती की है, हम लोग के हिसाब से बेदबी की है, सही नहीं किया उन्होंने। हम लोग की भी, अब जैसे आप लोग के धर्म में, सबके धर्म में और संविधान में भी है, हर चीज़ की एक टीम होती है, उससे पूरी राय मशवरा ले के जब वो काम किया जाता है ना। उन्होंने किसी से राय मशवरा लिया, सब लिया, उन्होंने सोचा बस चलो अपने मनमानी कर लेंगे, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। क्या अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लोग जो मुस्लिम युवा हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहका रहे हैं, यही तो चल ही रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से सपा कहती है मुस्लिम मेरा है, कांग्रेस कहती है मुस्लिम मेरा है। तो अभी देखिए जो बाबा जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने भी अभी देखिए कि जातियों पे आए हो गए, कानून आया है कि कोई जाति जो है, सब जातियां बराबर हैं। अभी पिछले महीने ये कानून आया है कि उसकी वजह से कुछ जैसे पार्टियों अपने नाम से पार्टियां चला रहे हैं, तो वो भी सब कैंसिल हो रही हैं धीरे धीरे। तो उस पर भी सारा काम सरकार कर रही है। जिस तरीके से सरकार को बदनाम करने की इन लोग की विपक्ष की कार्यशैली रहती है, तो उसको नाकाम कर रहे हैं सरकार। तो ये तमाम युवा थे
तमाम जनता जनार्दन थी जिन्होंने अपने मुद्दों को मजबूती से रखा। जाहिर सी बात है कि आज जो बातचीत हुई है वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर हुई है। अब देखना ये होगा कि 27 का जो चुनाव है उसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि जनता जो इस बार मतदान करेगी वो अपने मुद्दों पर करेगी और उसके मुद्दे तय हो चुके हैं। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।